हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय एचजे में। यहाँ मैं हर्ष जोशी आप लोगों को अकाउंट्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो हमारा अभी तक जो चल रहा था वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th का चल रहा था। तो आज का हमारा टॉपिक है एसेट्स। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। एसेट्स आर द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब जो चीज़ हमको फ्यूचर में फ़ायदा दे सकती है उसको हम एसेट कह रहे हैं। मतलब हमने आज एक लैंड खरीदी जिसकी वैल्यू थी 5 लाख की, और कुछ सालों बाद हम उसकी वैल्यू देखें तो वो बढ़ने ही वाली है, कभी 7 लाख 10 लाख, तो वो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे सकती है, तो हम उसको एसेट कह रहे हैं। ठीक है। और जिसका राइट, जिसका अधिकार हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं या हमारे पास उसकी ओनरशिप है, किसके पास, एक बिजनेस के पास। ठीक है, उसके पास उसकी ओनरशिप है या वो उसको कंट्रोल कर रहा है, तो भी उसे एसेट कहा जाएगा। ठीक है। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एक एसेट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि हम उसको एसेट डिफाइन कर सकें। ठीक है। तो वो कह रहा है कि रिसोर्सेज मस्ट बी वैल्यूएबल, मतलब उसकी वैल्यू एक वैल्यूएबल वैल्यू होनी चाहिए उस चीज़ की। मतलब हम एक घड़ी खरीद के लाए, उसको हम एज अ एसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। इसको हमें सीधे पीएनएल अकाउंट में एक्सपेंस एज अ एक्सपेंस करके सेट ऑफ कर देना चाहिए। अगर हमने कुछ लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, मशीनरी खरीदी या कोई भी बड़ी चीज़ें जिसकी वैल्यू है, उस चीज़ को अगर हम खरीद के ला रहे हैं तो हम उसे एज अ एसेट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। अगर हम एक वॉच खरीद के लाए 150-200 रुपये की, तो उसको एज अ एसेट रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ वो कह रहा है रिसोर्सेज मस्ट बी ओन्ड बाय द बिजनेस। बिजनेस ने उसको खरीदा होना चाहिए, उसके पास उसकी ओनरशिप होनी चाहिए, तभी वो उसको एज अ एसेट रिकॉर्ड कर सकता है। तीसरा पॉइंट जो कह रहा है वो कह रहा है हम उसको मेज़र कर सकते हैं मनी में। अगर हम उस चीज़ को मनी में मेज़र नहीं कर पाएंगे तो उसको हम एज अ एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर हम उस चीज़ को, जो हमारी एक रिसोर्स है, एक एसेट है, उसको अगर हम मनी में मेज़र कर पाएँ तो हम उसे एज अ एसेट रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके टाइप्स की तरफ चलते हैं। एसेट्स जो होती हैं हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है हमारी नॉन करेंट एसेट, एक होती है हमारी करेंट एसेट, और तीसरी हमारी होती है फिक्टिशियस एसेट। अब हम पहले बात करते हैं नॉन करेंट एसेट के बारे में। अगर हम इस नॉन करेंट एसेट को भी, इसकी भी टाइप्स देखें तो ये भी 2 तरीकों में बढ़ जाती है। नॉन करेंट एसेट, एक तो हमारी फिक्स्ड एसेट को कह सकते हैं हम नॉन करेंट एसेट, एक हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मतलब हम किस तरीके से इस नॉन करेंट एसेट को डिफाइन कर रहे हैं। नॉन करेंट एसेट वो एसेट हैं जिसको हम 1 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। 1 साल से ज़्यादा वो एसेट हमारी कैश में अगर रियलाइज नहीं हो रही है तो वो हमारी नॉन करेंट एसेट होगी। ठीक है। देखिए फिक्स्ड एसेट्स क्या है, जैसे इसके फिक्स्ड एसेट को भी पहले मैं 2 भागों में तोड़ लेता हूँ, फिर इसके बाद बताता हूँ। ये भी 2 भागों में टूट सकता है। एक हमारी होती है टेंजिबल एसेट्स, एक हमारी होती है इंटेंजिबल एसेट्स। अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नॉन करेंट एसेट के बारे में। नॉन करेंट एसेट वो हैं जो हमें 1 साल से ज़्यादा भी अगर उसको हम रख दें फिर भी वो कैश में हमको रियलाइज़ नहीं हो रही है। लॉन्ग टर्म के लिए हमने उसको रखा हुआ है, मतलब मोर देन 1 ईयर। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमने उसको रखा है तो 2 तरह की एसेट है, एक फिक्स्ड है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। फिक्स्ड एसेट का मतलब है हमने कोई एसेट खरीद ली है, जैसे हमने अपने बिजनेस के लिए कोई मशीनरी खरीद ली है जो कि हमारी 1 साल से ज़्यादा चलेगी, या हमने कोई ऐसा फर्नीचर खरीदा है और हमने बिजनेस के लिए लैंड, बिल्डिंग, ये चीज़ें खरीदी हैं। ये सारी की सारी आती हैं फिक्स्ड एसेट के अंदर। फिक्स्ड एसेट को अगर हम और डिफाइन करें तो वो भी 2 भागों में होती है। एक होती है टेंजिबल एसेट्स, एक होती है इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं
जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो वाली टेंजिबल एसेट जिनका मैंने एग्जांपल आपको दिया, अभी मशीनरी का एग्जांपल दिया, लैंड एंड बिल्डिंग का एग्जांपल दिया, फर्नीचर का एग्जांपल दिया, ये सारी की सारी हमारी टेंजिबल एसेट्स में आती हैं। दूसरी की बात करते हैं हम इंटेंजिबल एसेट, जिसको हम देख तो नहीं सकते लेकिन हम उसको मनी में मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने एक फिल्म बनाई तो उसके हमारे पास है कॉपीराइट्स, तो ये हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है। फिल्म के कॉपीराइट है, पेटेंट्स हैं, कुछ लाइसेंस हैं हमारे पास, हमारी गुडविल है बिजनेस की, हमने अपनी गुडविल बनाई है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको दिखाई तो नहीं देखी है, हम इनको देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू को हम मेज़र कर सकते हैं। कुछ इनके फॉर्मूले होते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अलग अलग फॉर्मूले से हम इसको मेज़र कर सकते हैं, इसीलिए हमारी इंटेंजिबल एसेट है और इनका पीरियड होता है 1 साल से ज़्यादा, इसलिए ये नॉन करेंट एसेट के अंदर है, ठीक है। अब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब है यहाँ पे तो हमने अपने उस पैसे से मशीनरी, लैंड, ये चीज़ें खरीद ली, लेकिन यहाँ पे हमने किसी बड़े उसमें म्यूचुअल फंड्स में, शेयर मार्केट में, उसमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा दिया, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाएगा। इसमें हमने इन्वेस्टमेंट करी है अपनी, ठीक है। तो ये चीज़ें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाएंगी। जैसे हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, और भी अलग अलग चीज़ों में, बॉन्ड्स में, जहाँ भी हमने इन्वेस्ट किया होगा वो चीज़ें यहाँ पे आएंगी, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं करेंट एसेट के बारे में। अगर नॉन करेंट एसेट 1 साल से ज़्यादा के लिए हैं तो करेंट एसेट जिनका पीरियड 1 साल से कम का हो, जो कि 1 साल से कम में हमको रियलाइज़ हो जाएं एज अ इन द फॉर्म ऑफ कैश, जिसको हम कैश में जल्दी से जल्दी रियलाइज़ कर लें, वो होती है हमारी करेंट एसेट जिनका पीरियड होता है 1 साल से कम का, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं डेटर्स, मतलब हमने किसी को अपना सामान उधार में बेचा तो हमारे डेटर क्रिएट हो गए। अब वो 1 साल से पहले तो हमको पैसा दे ही देगा, तो इसलिए वो करेंट एसेट के अंदर आ रहा है, वो हमको 1 साल से पहले रियलाइज़ हो जाएगा कैश में, ठीक है। और इसमें बाकी चीज़ें जो ये कैश है वो भी इसी के अंदर आएगा, करेंट एसेट के अंदर, क्योंकि वो तो पहले से ही कैश की फॉर्म में है। बैंक में जो हमारा पैसा है वो सारा भी इसके अंदर आएगा, क्योंकि बैंक के पैसे को भी हम जब विड्रॉ करना चाहें वो कैश में जल्दी से वो हो सकता है, ठीक है। तो करेंट एसेट भी हो गई। फिक्टिशियस एसेट, अब बात करते हैं फिक्टिशियस एसेट के बारे में। फिक्टिशियस एसेट्स हमारी वो एसेट्स होती हैं जो कि हमको मतलब हमने एक एडवर्टीजमेंट बनाया अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए, हमने एक एडवर्टीजमेंट बनाया, ठीक है, हमने किसी से ऐड करवाया जो कि हमारा टीवी में चलेगा 5 साल के लिए, और हमने उसकी पेमेंट कर दी उसको 5 लाख रुपए की। 5 साल के लिए अपने एडवर्टीजमेंट को चलाने के लिए हमने उसको 5 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिक्टिशियस एसेट एक तरह से हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात कर लें, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, उसके जैसा ही बिल्कुल काम करता है ये। इसमें हमको कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो होगा नहीं, ठीक है, लेकिन जो हमने 5 साल का पैसा दिया है, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है, यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट बन रही है, ठीक है। 5 लाख रुपए हमने एक साथ दे दिए, लेकिन ये तो 5 साल तक चलेंगे। अगर हम इस 5 लाख रुपए को एक ही बार में P&L अकाउंट में एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट बिल्कुल लो हो जाएगा, जबकि ये खर्चा उस साल का है ही नहीं, ये तो हमारा 5 साल के लिए चलने वाला है। तो हमको इसमें से ये अगर 5 साल का खर्चा है तो इसको डिवाइडेड बाय 5 करके 1 लाख का खर्चा हम पहले साल में बुक करेंगे। तो 1 लाख का खर्चा अगर हमने P&L में अपने बुक कर लिया, बाकी का जो 4 लाख है उनको हम एसेट साइड दिखाएंगे एज अ फिक्टिशियस एसेट 4 लाख रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे हम 4 लाख रुपए अपने दिखाएंगे एज अ फिक्टिशियस एसेट, बस यही है इसका। अब इसके बाद हम बात करते हैं
जो मैंने एसेट्स के बारे में कहा कि क्या कहते हैं, एसेट्स को हम कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका एक लिक्विडिटी ऑर्डर हम देख लेते हैं, जिसको हम कहते हैं लिक्विडिटी ऑर्डर। कौन सी चीज़ कितनी जल्दी हम कैश में उसको लिक्विडेट कर सकते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं ज़रा। लिक्विडिटी ऑर्डर जो है, सबसे पहले है कैश इन हैंड। जो पैसा हमारे हाथ में है वो तो हम जब हमको उसकी ज़रूरत पड़े हम तब उसको कैश की फॉर्म में हमारे पास पड़ा ही है। तो सबसे पहले सबसे तेज जो लिक्विडिटी ऑर्डर है, सबसे ऊपर कैश ही आएगा। उसके बाद जो कैश हमारे बैंक में पड़ा है, उस पैसे को भी हम जब निकालना चाहें कैश में, हम उसको कन्वर्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो ये दूसरे नंबर पे ये चीज़ आ रही है। तीसरे नंबर पे होते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल। चौथे नंबर पे है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। पांचवें नंबर पे डेटर। छठे नंबर पे स्टॉक। और सातवें नंबर पे है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब इनके बारे में हम समझते हैं ये चीज़ें हैं क्या। ये है एक लिक्विडिटी ऑर्डर कि हम कितनी जल्दी अपने जो ये चीज़ें हमने अपनी बैलेंस शीट में दिखाई हैं उसको कितनी जल्दी हम कैश में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास कैश पड़ा होगा वो तो कैश इन हैंड ही है, वो तो पड़ा ही है। दूसरा हमारे पास जो बैंक में पैसा पड़ा है उसको हम जिस समय निकालना चाहें उतनी जल्दी निकाल सकते हैं, इसलिए दूसरे नंबर पे हमने इसको रख दिया। तीसरे नंबर पे बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल को तीसरे नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, आपने किसी को सामान बेचा, ये है आप ओनर हैं आप, और आपने किसी एक पार्टी को सामान बेचा तो आपके डेटर क्रिएट हो गए। आपने उधार में किसी को सामान बेचा तो आपके डेटर क्रिएट हो गए। लेकिन अब ये जो डेटर होते हैं ना, ये बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल वाला चलता है इसमें। अब जो डेटर होगा वो उससे जब हम पैसा मांगेंगे तो वो हमको एक डेट देता है, एक हमको ऐसा डॉक्यूमेंट देता है जिसका नाम है बिल्स रिसीवेबल। उसमें एक डेट लिखी होती है कि इस तारीख को मैं पेमेंट कर दूंगा, तो उस तारीख तक हमारी पेमेंट पक्का आ जाएगी, हमको कंफर्म हो गया। तो मतलब वो जो डेटर है वो पहले बिल्स रिसीवेबल में बदल जाएगा, फिर वो बिल्स रिसीवेबल अब हमारा इतनी तारीख को कैश में बदलने वाला है, हमको पता है। तो इसीलिए इसको तीसरे नंबर पे रखा है कि यहाँ पे इसमें एक फिक्स डेट है हमारे पास वो कि वो कब कैश में बदल सकता है। ठीक है। उसके बाद हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का पीरियड मैक्सिमम होता है 6 मंथ का। तो मतलब 6 मंथ 1 ईयर भी आप कह सकते हैं, 1 साल तक की अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आ सकती है। तो इसका भी हमारे पास एक टाइम पीरियड है कि हम इसको कब तक कैश में रियलाइज ही हमको हो जाएगा। हमने कहीं पैसा लगाया, हमारा इतने 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर उसकी मैच्योरिटी है, तो हमको वो कैश फॉर्म में मिल जाएगा। तो इसका भी हमारे पास एक टाइम पीरियड है। लेकिन इससे पहले हमारे पास बिल्स रिसीवेबल का इतना लंबा टाइम पीरियड नहीं होता। बिल्स रिसीवेबल हमने किसी से पैसा मांगा तो डेटर ने 1 महीने का टाइम दे दिया उस बिल रिसीवेबल में लिख के, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना 2 महीना इतने का टाइम होता है, इसलिए इसको ऊपर रखा है। उसके बाद जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 6 महीने 1 साल के लिए, उसके बाद वो कैश में बदल सकता है, इसलिए इसको यहाँ पे रखा है। उसके बाद हो गए डेटर्स हमारे। क्यों, जब तक डेटर अगर बिल्स रिसीवेबल में बदल रहा है तो हमको पता है कि कब तक पैसा मिल जाएगा। उसके बाद डेटर, अगर डेटर है वो बिल्स रिसीवेबल नहीं बदल रहा तो हमारे पास एक कन्फर्मिटी नहीं है कि इतना पैसा मिल सकता है हमको, किस समय मिल सकता है। तो इसीलिए हमने इसको 6ठे लेवल पे रखा है। ठीक है। इसके बाद है स्टॉक। जो हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, हमको पता नहीं है कब तक बिक सकता है वो स्टॉक, पूरा का पूरा कब तक हमको कैश में रियलाइज हो सकता है। क्योंकि जब हमारा स्टॉक बिकेगा, स्टॉक अगर हमारा क्रेडिट में बिका, उधार में बिका, तो हमारे डेटर क्रिएट हो जाएंगे। क्रेडिट में अगर वो बिकेगा तो यहाँ से हमारे डेटर क्रिएट हो जाएंगे, तो ये एक लेवल ऊपर चले जाएगा। लेकिन उन डेटर से जब पैसा हमको मिलेगा तो वो यहाँ पे पहुँचेगा लिक्विडिटी ऑर्डर में, इसीलिए स्टॉक को डेटर के नीचे रखा है। जब हमारा स्टॉक क्रेडिट में बिकेगा तो डेटर क्रिएट होंगे, और डेटर जब
हमको बिल्स रिसीवेबल देंगे तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे, और जब बिल्स रिसीवेबल से हमको पैसा मिलेगा तो यहाँ पे हमारा लिक्विडिटी ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा, तो इसीलिए इसको यहाँ पे रखा है। प्रीपेड एक्सपेंसेस इनने वैसे तो हमारा कैश में कभी वो नहीं होता है कैश में, लेकिन एक तरह से ये हमारा अगले साल हम उसको वो कर सकते हैं यूटिलाइज, इस वजह से उसने प्रीपेड एक्सपेंसेस को रखा है। जैसे कि हमने अपना क्या कहते हैं वो एडवर्टीजमेंट वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 1-1 लाख करके हम उसको ख़त्म कर रहे हैं। जैसे 5 लाख की एक हमने पहले ही पेमेंट कर दी है, लेकिन उसका खर्चा हम 1-1 लाख करके हर साल में डाल रहे हैं, तो वही ये प्रीपेड एक्सपेंसेस का काम है। इसमें हमको कैश में कभी रियलाइज़ नहीं हो सकता, लेकिन इसका एक फ़ायदा हम हर साल उठा सकते हैं, इसलिए उसने उसको सबसे नीचे रखा है। ठीक है, एसेट्स को देखिए हम रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं, एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। ये हमारी बैलेंस शीट होती है, उसमें 2 साइड्स होती हैं, एक होती है लायबिलिटी साइड, एक होती है एसेट साइड। ठीक है, तो हमारी जितनी भी मैंने आपको एसेट्स के बारे में बताया, सारी की सारी एसेट्स जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, और बाकी की जो अदर एसेट्स हैं वो सारी की सारी ये होती है हमारी एसेट साइड, यहाँ पे रिकॉर्ड होंगी। और उसने जैसा कि हमको कहा था कि यहाँ पे वैल्यूएबल थिंग्स आनी चाहिए, तो जैसे कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी बनता है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है। ठीक है, हमने एक वॉच खरीदी है जो कि है 150 रुपये की, तो उसको हम एज आ एसेट नहीं दिखाएंगे, हम उसको P&L में एज आ एक्सपेंस शो कर देंगे। तो वॉच हमने एज आ एक्सपेंस शो कर दी, तो वो सीधे ही उसका अकाउंट यहाँ नहीं आके सीधे यहीं पे वो ख़त्म हो जाएगी। जो वैल्यूएबल थिंग्स होगी उसको हम सीधे यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और जो ये चीज़ें हैं, फिर जैसे मशीनरी हमारी 5 लाख रुपए की है, ठीक है, अब उसकी वैल्यू हर समय तो 5 लाख रहेगी नहीं, तो उसको हम एज अ डेप्रीशिएशन करके, डेप्रीशिएशन नाम से एक एक्सपेंस बुक करके P&L अकाउंट में उसको डाल के मशीन की वैल्यू और भी चीज़ें जो एसेट हैं इन पे डेप्रीशिएशन लगा के हर साल कम करते रहेंगे। इस तरीके से ये एसेट का चीज़ चलता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट में हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उसका जवाब देंगे आपको। और बाकी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।